हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम रोज बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं एंड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करना। जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते, बट हम हर वो इवेंट डिस्कस करते हैं जो किसी को भी मॉनेटरी गेन या लॉस दे सकता है। ठीक है, स्पेशली हम लोगों को, जैसे किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस को कुछ अफेक्ट करता हो, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को कुछ अफेक्ट करता हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके लोन्स को या आपके खर्चों को। ठीक है, ये मेन हमारे 4 एस्पेक्ट्स हैं। शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल से। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इन ब्रीफ आर्टिकल्स हैं, कुछ छोटे छोटे, आज बहुत अच्छे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहली बार हिट किया है $3 ट्रिलियन का वैल्यूएशन। इससे पहले कौन सी कंपनी थी जिसने किया था? एप्पल ने $3 ट्रिलियन का वैल्यूएशन अचीव किया था। ठीक है, अब वैल्यू ये कैसे निकली? ये निकली है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपए की है, ठीक है, एंड उसने 100 शेयर इशू किए थे स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वैल्यू 1000 रुपए मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से 10 रुपए में एक शेयर उसका ट्रेड कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं अगर शेयर, और 100 शेयर उसके टोटल ही 100 शेयर है ओवरऑल। ठीक है, और उसमें से मान लीजिए आप जितना भी होल्ड करते हैं, मान लीजिए आप 10 रुपए पे एक शेयर लेते हैं, तो आपके पास उस कंपनी का 10% हिस्सा है और उसकी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन 1000 है। इस तरीके से हम मार्केट कैप निकालते हैं, इसे कहा जाता है मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यही कंपनी अगर शेयर दुगना हो गया, 20 रुपए का हो गया, तो ये तो 100 ही रहेंगे, तो कितने की हो जाएगी? 2000 की कंपनी हो जाएगी। राइट, तो इस तरीके से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऐसा क्यों हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इतना बढ़ रहा है, आगे हम लोग जानते हैं। और क्या इंडिया में भी हम कुछ सीख सकते हैं इसे देख के? ये स्टॉक बढ़ा है 1.3% टू $403.95, रिजल्टिंग इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3 ट्रिलियन। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? $403.95, जो कि इसका हाई है। 1.3% ये यहाँ पे बढ़ा है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को इसने एक स्टेटस दिया है एज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक स्टॉक्स। पब्लिक स्टॉक किसको बोलते हैं? जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और पब्लिक का जहां पैसा लगा है, ठीक है, पब्लिक का पैसा। तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं कुछ, पता है ना आपको? प्राइवेट कंपनीज वैसे ही पब्लिक कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लोगों का पैसा है, प्राइवेट ओनरशिप है, एक बंदे का है, आपकी तरफ कोई जवाबदेही नहीं है उसकी। पब्लिक कंपनी में ऐसा केस नहीं है, आप उसका उसका जाके शेयर खरीदिए, आप उसके शेयर होल्डर बनिए, ठीक है, उसकी जवाबदेही रहेगी आपकी तरफ, क्योंकि आप उसके ओनर हैं। It briefly surpassed Apple in value but subsequently dropped back below the iPhone maker with the true trading places ever since. तो Apple को क्रॉस किया, Apple के वैल्यू को, और फिर सब्सिक्वेंटली कुछ दिन बाद वो दोबारा कुछ देर बाद नीचे ही आ गया, वो वहां पे आके सेटल हुआ, बट वैल्यूएशन में उसने अपना रिकॉर्ड बना दिया है। तो अब देखिए यूएस में किस तरीके से जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, डोमिनेट कौन सी इंडस्ट्री करती है? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये सोचिए कि यूएसए जैसी कंट्री में टेक टेक जो है ना, यही डोमिनेट करते हैं पूरे स्टॉक मार्केट को। इनका सबसे ज्यादा वेट है यूएस की इकोनॉमी में, सबसे ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे इनोवेशन हो रहा है। तो एक जो की रीजन है वो ये है कि सबसे ज्यादा इनोवेशन जो है वो यूएस की कंपनीज में होता है। और हम लोग भी जो काम करते हैं ना, वो यूएस में इनोवेशन करने के लिए काम करते हैं। राइट, हम लोग यूएस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करती है इंडिया की कंपनीज। जो इन कंपनीज को पैसा कमाने में प्रॉब्लम आ रही है वो हम सॉल्व करते हैं, तब फिर हमें ये उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब है, बेसिकली हमारी टेक कंपनीज का भी काफी हद तक ऐसा ही रहा है कई साल से। राइट, तो यहाँ पे हमें इनसे कुछ सीखना होगा, हमारी कंपनीज को, कि किस तरीके से हम अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ, जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, एंड हम उसे लोगों को सेल कर रहे हैं। हम एक यूटिलिटी बेच रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया, जैसे एप्पल ने किया, जैसे गूगल ने किया, या फेसबुक ने किया है। ठीक है, तो वहां पे जितने बड़े नाम हैं वो इनके। और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ठीक है, अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तो, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है जियो, रिलायंस जियो टेलीकॉम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑयल भी आ जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और यहाँ रिटेल भी है। ठीक है, तो जो रिलायंस इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो एक स्पेसिफिक चीज नहीं करती है। इसे हम पता है क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट है ये, बहुत सारे बिजनेसेस में
इनका इन्वेस्टमेंट है और ये सारे चलते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है जिन्होंने लिस्ट कर दिया अभी, ठीक है, अलग से। उसके अलावा हमारा आप देख ही रहे हैं, जियो तो आप सब यूज़ कर रहे हैं, रिलायंस जियो। ऑयल एंड गैस में जानते हैं आप, रिलायंस के पास दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। और उसके बाद रिलायंस रिटेल भी आप जानते हैं, जियो मार्ट, उसके बाद रिलायंस रिटेल के इतने शोरूम हैं, हर चीज़ है। रिलायंस अब डिजिटल मीडिया में भी आ गया, तो रिलायंस की प्रेजेंस हर जगह है। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट एक ही इनका स्पेसिफिक नीश है, वो है टेक्नोलॉजी बस। जबकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का ऐसा नहीं है। उसके अलावा आप HDFC बैंक को भी अगर देखते हैं तो ये आ जाता है एक बैंकिंग सेक्टर में। और यूएस में अगर आप देखें तो बैंक कहीं स्टैंड ही नहीं करता इनके सामने, इतने छोटे हैं। जबकि दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी यूएस में ही है, स्टिल उनकी वैल्यूएशन इतनी कम है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। नेटफ्लिक्स ने हिट किया है Q4 सब्सक्राइबर रिकॉर्ड, शेयर्स बढ़े 11%। अब नेटफ्लिक्स फाइनली यहाँ पे सब्सक्राइबर गेन अचीव कर पा रहा है, क्योंकि बीच में नेटफ्लिक्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है। स्पेशली कोविड के बाद आप देखिए जो एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से कि OTT ब्लो अप करने वाला है इंडिया में भी, सबको लगा था कि PVR बंद हो जाएगा, सिनेपॉलिस बंद हो जाएगा, लोग थिएटर नहीं जाएंगे। बट हमें देखा गया कि पिछले साल, बहुत ही पिछला साल बढ़िया रहा है PVR के लिए, सिनेपॉलिस के लिए, जितने भी थिएटर्स थे, रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं टिकट्स की। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि OTT को पूरी तरीके से ये रिप्लेस कर लेंगे, OTT इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए नेटफ्लिक्स ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई, 11% इसका शेयर प्राइस भी बढ़ा वेंसडे को, ठीक है, क्योंकि इनका जो है ये ब्लो आउट सब्सक्राइबर ग्रोथ, इन्होंने सीमेंट किया इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है नेटफ्लिक्स में। मैं सही बताऊं, जितने भी एनालिस्ट है सबका कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया था बीच में, ठीक है। रेवेन्यू, देखिए रेवेन्यू ठीक भी हो, लेकिन अगर नए सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं आपके पास, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर ये एक डूम्सडे वाला सिनारियो क्रिएट कर देता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक ना एक दिन अगर ऐसी एट्रिशन रहा तो सारे सब्सक्राइबर्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो इस फर्म ने जीते हैं स्ट्रीमिंग वॉर्स विद इट्स पासवर्ड शेयरिंग क्रैकडाउन। पासवर्ड शेयरिंग इन्होंने क्रैकडाउन किया, अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्लेट। कंपनी ने कहा ट्यूसडे को कि 13.1 मिलियन लोगों ने साइन अप किया उसके सर्विस के लिए इन द फोर्थ क्वार्टर, मार्किंग इट्स बेस्ट ग्रोथ सिंस द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक एंड handily beating the estimates of 8.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब रिकॉर्ड देखिए, पैंडेमिक जो था, इस पैंडेमिक ग्रोथ जहां पे लोग सारे घर पे थे, सब लोग नेटफ्लिक्स यूज करना चाहते थे, ये उस लेवल तक पहुंच गया है ग्रोथ, विच इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एस्टिमेट्स को बहुत बढ़िया तरीके से बीट किया। $9 मिलियन सब्सक्राइबर्स के एस्टिमेट से 13 मिलियन इन्होंने किया है, ऑलमोस्ट 50% के मार्जिन से बीट किया, विच इज अमेजिंग फॉर नेटफ्लिक्स। सो लेट्स सी अब आगे क्या ये ग्रोथ दिखाता है, और क्या यहां से एक आप कह सकते हैं टर्न अराउंड आ रहा है नेटफ्लिक्स की ग्रोथ के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। सऊदी अरेबिया टू ओपन फर्स्ट लिकर स्टोर फॉर डिप्लोमैट्स। अब यहाँ पे हम एक चेंज ऑफ ट्रेंड फिर से देख रहे हैं, ठीक है। बहुत जगहों पे हमने चेंज ऑफ ट्रेंड देखा, नेटफ्लिक्स भी एज अ कंपनी इन्होंने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया। अब सऊदी अरेबिया में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल गया है। ये फर्स्ट लिकर स्टोर ओपन करने के लिए कह रहे हैं फॉर डिप्लोमैट्स। सो क्या ये भी अब UAE की राह पर जा रहे हैं, जिस तरीके से दुबई ने अपने आप को बहुत लिबरलाइज किया, ठीक है। लिकर स्टोर से लेकर आप हर चीज देखिए, आप वहाँ आराम से घूम सकते हैं दुबई में, जो चाहे आप वो कपड़े भी पहन सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुकी है। लोगों को ऐसा फील भी नहीं होता कि वो किसी ऐसी कंट्री में है, अरब कंट्री में है, जहाँ पे इस टाइप की रेगुलेशंस होंगी। तो सऊदी अरेबिया इज अबाउट टू ओपन इट्स फर्स्ट लिकर शॉप as it increasingly loosens social restrictions। तो यहाँ पे जो restrictions हैं, social restrictions, इसे ये लूज कर रहा है अब, ठीक है, थोड़े हल्के कर रहा है। लेकिन अल्कोहल उन्हें ही दिया जाएगा जो डिप्लोमैट्स हैं। और किंगडम प्लान ये कर रहा है कि वो लाइसेंस्ड शॉप ओपन करे, ठीक है, कमिंग वीक्स में रियाद में, जहाँ पे नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट्स, ठीक है, इन्हें अल्कोहल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑफिशियल्स इन सऊदी कैपिटल। तो जो मुस्लिम्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उन्हें ये सर्व नहीं किया जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो सऊदी अरेबिया में आप ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये बहुत काफ़ी सैड न्यूज़ होगी कई लोगों के लिए। कई कंट्रीज़ में मुस्लिम्स रहते हैं जो बहुत लिबरल है, जहाँ ड्रिंक करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, राइट। बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में मुस्लिम हैं, उनके कल्चर बहुत ही ज़्यादा अलग है एक दूसरे से, कि किस तरीके से वो खाते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, जो लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और मुस्लिम है, तो आपको मुस्लिम इस्लामिक रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। सऊदी गवर्नमेंट किंगडम का तो लगता है यही मानना है। डिप्लोमैट्स, इन्हें क्लियरेंस लेनी होगी थ्रू अ मोबाइल ऐप एडमिनिस्ट्रेड बाय सऊदी
अथॉरिटीज। सो यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया है लिबरलाइजेशन का, मुझे लगता है, ठीक है, जहाँ पे ये लिकर शॉप्स को ओपन करने की बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में पहली बार, और हो सकता है यहाँ से ये और ज़्यादा बढ़ जाए। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। एटलीस्ट 39 killed, 9 injured in building fire in China. So this is some kind of incident, जिसे हम यहाँ डिस्कस मुझे लगता है करना सही नहीं होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड बिजनेस इवेंट्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे। लोन्स फॉर बाइंग कार्स अ राइजिंग ट्रेंड। ये आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, इशू क्या है कि यूएस में, मैं कंपैरिजन के लिए बताता हूँ आपको, यूएस में एक आदमी लेट्स से अगर 40 से 45 हज़ार डॉलर कमाता है, मान लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 45 हज़ार डॉलर अगर वो एक साल में कमाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एवरेज 45 हज़ार डॉलर में बहुत ही बढ़िया कार आ जाती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार आपको 45 हज़ार डॉलर में मिल जाती है, जो कि उसके एक साल की इनकम है। लेकिन इंडिया में एवरेज इनकम अगर आप देखें ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से कार यहाँ पे कितनी महंगी है, 1 गुना, 1x, ठीक है, बहुत बढ़िया कार आ जाती है। मैं एंट्री लेवल तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एंट्री लेवल देखेंगे तो 0.5 कर दीजिए इसे, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया कार आ जाती है। इंडिया में अगर आप बढ़िया कार देखते हैं, यूएस वाली तो आप छोड़ दीजिए, वो कम से कम भी हमारी सैलरी से 10 गुना, एवरेज सैलरी से 10 गुना होती है। इंडिया में भी एवरेज सैलरी कितनी है, मान लेते हैं ज़्यादा मान लेते हैं 2 लाख कर देते हैं, ठीक है, तब भी 10 लाख में अगर कोई अच्छी कार आती है ढंग की, तो वो 5x हो गई। और अगर बिगनिंग जो बिल्कुल स्टार्टिंग मॉडल्स भी हैं आप देखें, तो वो करीब करीब होते हैं 2 गुना के, तो होते ही होते हैं। 4 लाख भी, मैं बहुत कंजर्वेटिव बता रहा हूँ, 4 लाख में भी कोई कार नहीं मिलती आपको, ठीक है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारे लिए कार, राइट, बहुत ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं उस पर, बहुत ज़्यादा हम लोग ड्यूटीज पे करते हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है, अब एक अमीर देश का इंसान, ठीक है, अपने 1 साल की सैलरी खर्च करता है उस कार को लेने के लिए। इंडिया में एक आदमी 5 साल की सैलरी खर्च कर देता है पहले ही एक दिन में एक कार को लेने के लिए, जिसे मेंटेन करना एक अलग टास्क है। सो इंडियंस यहाँ पे, आप देखिए जो न्यू जनरेशन इंडियंस है, स्पेशली मैं पुराने जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोन्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन परचेज के लिए और कार परचेज के लिए, जो कि बहुत बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड वे नहीं है, ठीक है, पैसे को खर्च करने का। तो यहाँ पे डिसिप्लिन अगर आप देखें, तो ये जो इंडियंस में हुआ करती थी कि 2007 में भी हमारे पास जब क्राइसिस आया था 2007 में, तो हमें कुछ नहीं हुआ था, हमने सारे पैसे एफडी, सेविंग्स, गोल्ड में रखे हुए हैं, हमें कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम सब कुछ उधार पे लेके बैठे हुए हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन हो, नहीं। इंडियंस बहुत कैलकुलेट करके चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड हमारे कल्चर में चेंज हो रहा है। मोर एंड मोर इंडियंस आर परचेजिंग कार्स ऑन लोन्स नाउ विज़ा वी द प्री कोविड पीरियड। और यहाँ पे सिर्फ कार्स की बात नहीं करूंगा मैं, आप चाहे आप देखें मोबाइल फोन्स भी, ठीक है, लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं, और सैमसंग के भी टॉप एंड मॉडल्स, वन प्लस के टॉप एंड मॉडल्स से घूम रहे हैं, जिनकी सैलरी क्या वो करीब करीब 2 या 3 गुना होता है। लोग 20,000 कमाते हैं, वो भी 3-4 गुने महंगे फोन्स खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रूडेंसी है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने पुराने जनरेशन से नहीं ले पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि फाइनेंस पेनिट्रेशन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बढ़ भी चुका है। और आप यहाँ पे देखिए कि 72 to 75% हुआ करता था 2019 में, अब 77 to 80% हो गया। फाइनेंस पेनिट्रेशन मतलब आपको पता होगा, फाइनेंस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को आप लोन पे ले रहे हो तो आप फाइनेंस करवा रहे हो, राइट। तो 2023 में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है ना, लोन की अवेलेबिलिटी विद मोर बैंक्स कमिंग इन बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और रूरल सेल्स और ज्यादा बढ़ गई है। रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं, एनबीएफसी से ज्यादा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है, बैंक ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन देता है, डिपॉजिट भी लेता है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और भी आरडी कर लो पैसे, बहुत सारी सर्विसेज देता है आपको, ठीक है, डीमैट भी देता है। लेकिन एनबीएफसीज आपको सिर्फ लोन देने का काम करता है, यहाँ कोई सेविंग्स अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, या ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं होगी। तो रूरल एरियाज में एनबीएफसी ज़्यादा है, इनका कहना है, ठीक है। तो जो राइज है इन द शेयर ऑफ फ्लीट सेल्स एंड द ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट्स एंड द बैंक्स कमिंग आउट विद टेलर मेड प्रोडक्ट्स फॉर कार बायर्स ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। तो 3 चीजें उन्होंने बताई, ठीक है, कि एक तो ड्रॉप हुआ इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, लोन के ब्याज दर कम हुए, और उसके बाद बैंक्स इतने ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं, एनबीएफसी खुल चुके हैं गांव गांव में, उसने हेल्प किया, लोन इजी हो गया। और साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए, ऐसे लोन बनाए गए, स्पेशली कार बायर्स के लिए कार लोन बनाया अलग से, जहां पे सारी चीजें कंडीशंस इस तरीके से रखी कि कार लेना और आसान हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए तो ग्रोथ अच्छी खासी देखने को हमें मिल रही है। और
एक कल्चरल चेंज भी है कि लोग अब उधार पे सामान लेना बहुत क्योंकि एक्सेस भी इजी हो गया है तो बहुत अब ज्यादा कर रहे हैं रादर देन पैसे को जमा करना, ठीक है, सेव करना और फिर उसके बाद खर्च करने के। सो लोग यूजुअली ऐसा होता है कि नेगेटिव नेटवर्थ में अब बहुत ज्यादा सारे लोग आ गए हैं। नेगेटिव नेटवर्थ क्या हो गया? नेगेटिव नेटवर्थ उन लोगों का होता है जिनके एसेट्स कम होते हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा होती है। तो एसेट्स इनके पास फिर कार है, ठीक है, मान लीजिए आपने कार ले भी ली, ठीक है, 10 लाख की ले ली, ठीक है, लोन पे पूरा लोन करा लिया मान लेते हैं, और उसके बाद आपने लाइबिलिटीज क्या है आपकी, अब लोन पे कार है आपकी तो 10 लाख का लाइबिलिटी है, लोन आपको पे करना है 10 लाख। अब ये 10 लाख का लोन आप मान लीजिए हर साल 1 लाख पे करते हैं, तो ठीक है, साल के एंड तक आपके लोन की वैल्यू अब 9 लाख रहेगी, ठीक है, 1 लाख आप पे कर चुके हैं ईयर एंड पे। लेकिन जो आपका कार है ना ये 10 लाख का, ये ऑलमोस्ट 40% वैल्यू तो लूज कर ही चुका होगा, ठीक है, लेट्स बी जनरस, लेकिन ये 6 लाख की ही इसकी वैल्यू होगी। तो अब लोन कितने लाख का है? 9 लाख का अगेंस्ट एसेट जो 6 लाख का है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे साल पे, सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या है, लोन आपने 1 लाख और चुका दिया तो लोन की वैल्यू कितनी है? 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख है। और इसके बाद आप देखिए कार, कार को फिर डिप्रिशिएट कर देते हैं, कितने से डिप्रिशिएट करना है यहाँ पे, लेट्स से 40%, ठीक है, तो कार की वैल्यू 40% कितना, 2.5 लाख और कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना, 3,50,000 का ही अब एसेट बचा जिसे आप बेच के 3,50,000 आपको मिलेंगे। तो आपका एसेट ये है, ठीक है, और लाइबिलिटी ये है, ठीक है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी आपका नेटवर्थ नेगेटिव हो जाता है इस तरीके से। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें सोचा करिए, ठीक है, अगर आप कार लेना चाह रहे हैं या फिर आप फोन लेना चाह रहे हैं बहुत ही महंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मुझे बताएं, एंड कुछ भी फीडबैक हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, आप कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको चेंजेस लगते हैं हमें करने चाहिए, या फिर कुछ समझाने का तरीका अगर हम बदल पाए तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।